नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज एट 10। मैं हूं आंचल गुलाटी गुंबर। अगले 1 घंटे में हम जानेंगे देश और दुनिया से तमाम जुड़ी बड़ी खबरें। बात करेंगे चक्रवाती तूफान सित्रांग को लेकर, साथ ही बात होगी सूर्य ग्रहण के बारे में। आइए रुक करते हैं सबसे पहले सुर्खियों का न्यूज एट 10 में। चक्रवाती तूफान सित्रांग ने बांग्लादेश में मचाई भारी तबाही। तूफान के टकराने के बाद बड़े पैमाने पर मकान हुए क्षतिग्रस्त। तब तक तूफान के कारण कम से कम 5 लोगों की मौत। तूफान टकराने के बाद हुआ कमजोर। भारत सहित दुनिया के कुछ हिस्सों में दिखेगा इस साल का दूसरा और अंतिम सूर्य ग्रहण। भारत में शाम 4:29 और से शाम 5:42 के बीच रहेगा आंशिक सूर्य ग्रहण। ऋषि सुनक आज बकिंगम पैलेस में किंग चार्ल्स से मुलाकात के बाद बनेंगे ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री। पीएम मोदी ने ऋषि सुनक को दी बधाई और वैश्विक मुद्दों पर साथ मिलकर काम करने की जताई उम्मीद। केनिया में 2 भारतीयों के लापता होने के मामले में विदेश मंत्रालय लगातार केनिया सरकार के संपर्क में। केनिया स्थित भारतीय उच्चायोग ने केनियाई राष्ट्रपति से मिलने की जांच में तेजी लाने का किया आग्रह। दिवाली पर जमकर हुई आतिशबाजी के बाद दिल्ली एनसीआर में वायु प्रदूषण का स्तर बढ़ा। दिल्ली नोएडा के ज्यादातर इलाकों में वायु गुणवत्ता बेहद खराब श्रेणी में पहुंची। और खेल की खबरों में आईसीसी टी20 विश्व कप में मेजबान ऑस्ट्रेलिया का श्रीलंका से आज होगा मुकाबला। ऑस्ट्रेलिया सुपर 12 के अपने दूसरे मुकाबले में पहली जीत के लिए करेगा कोशिश। और न्यूज एट 10 में सबसे पहले बात करते हैं चक्रवाती तूफान सित्रांग को लेकर, जिसने बांग्लादेश में भारी तबाही मचाई। बंगाल की खाड़ी में बने इस तूफान के कल दक्षिण पश्चिमी तट से टकराने के बाद बड़े पैमाने पर मकान क्षतिग्रस्त हो गए। सैकड़ों पेड़ गिर गए। हजारों लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया। बांग्लादेश में चक्रवात सित्रांग के दस्तक देने के बाद कम से कम 5 लोगों के मरने की खबर। स्थानीय मीडिया के अनुसार मृतकों की संख्या में इजाफा। आपदा नियंत्रण कक्ष के प्रवक्ता ने बताया कि बरगुना, नरेल, राजगंज जिलों में ये तमाम जो द्वीप हैं, खासतौर पे भोला के द्वीप जिलों में तूफान सित्रांग से सबसे ज्यादा ये प्रभावित नजर आ रहे हैं। वहीं कॉक्स बाजार तट से हजारों लोगों को और पशुओं को निकाला गया है। कॉक्स बाजार तट से कम 28,155 लोगों को और 2,736 मवेशियों को निकाला गया। उधर इसके असर की वजह से पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना और उत्तर 24 परगना और पूर्वी मिदनापुर के तटीय जिलों में तेज बारिश हुई। मौसम विभाग के अनुसार अगले 24 घंटों के दौरान त्रिपुरा, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, असम, अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम में भारी बारिश होने का अनुमान जताया जा रहा है। भारतीय मौसम विभाग ने ये जानकारी दी कि चक्रवाती तूफान सित्रांग की आज दोपहर बाद निम्न दबाव के क्षेत्र में तब्दील होकर कमजोर होने की संभावना है। मछुआरों को समुद्र में नहीं जाने की सलाह दी गई है। और वहीं मेघालय में आपदा प्रबंधन अधिकारियों को हाई अलर्ट पर रखा गया है, क्योंकि सित्रांग चक्रवात से राज्य के कई हिस्सों में भारी बारिश होने की संभावना। मेघालय में बांग्लादेश की सीमा से लगे कम से कम 4 जिलों में प्रशासन ने चक्रवात के मद्देनजर आज सभी शैक्षणिक संस्थानों को बंद रखने का निर्देश दिया। मौसम विभाग ने चक्रवात के कारण अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा में आज भारी से बहुत भारी बारिश होने की संभावना जताई। चक्रवात सित्रांग को लेकर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बारिश की संभावना के बीच लोगों को सतर्क रहने की अपील की है। और कोलकाता से ही जुड़ रहे हैं हमारे संवाददाता सुप्रकाश चक्रवर्ती। सुप्रकाश, तो जिस तरह से मुख्यमंत्री ने खुद कहा है कि जो एहतियात बरतनी चाहिए, अलर्ट पर रहे तमाम लोग, इस वक्त क्या ताज़ा हालात हैं? हालांकि ये माना जा रहा है कि दोपहर बाद निम्न, हम कह सकते कम दबाव का हो जाएगा ये चक्रवाती तूफान।
हाँ, देखिए अचल जी, सब जानकारी है कि काल चक्रवात तूफान काल देर रात बांग्लादेश में टकराया और उसमें कोई नुकसान भी हुआ, कोई सारा लोगों का मौत भी हुआ। ये मौसम विभाग का जो पूर्व जानकारी था वो जानकारी ये था कि पश्चिम बंगाल का जो तट एरिया है, उत्तर और दक्षिण 24 परगना, वहाँ से चक्रवात तूफान गुजरने वाला है और इसीलिए कोई सारा प्रिकॉशनरी कदम पश्चिम बंगाल सरकार से उठाया गया था। जैसा लोगों का तट एरिया से उठा के उसको त्राण शिविर में, राहत शिविर में रखा गया था। इसके साथ साथ जो जल क्रीड़ा है वो बंद कर दिया गया है और मछुआरों को भी समुद्र मछली पकड़ने के लिए माना कर दिया गया। कोलकाता और हावड़ा से जो फेरी सर्विस है वो भी बंद कर दिया गया। और कल रात ही पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ने एक अपील किया है कि ये तूफान चला गया है, लेकिन उसके बाद भी मौसम विभाग का जो सूचना है कि तट एरिया में भी और भी थोड़ा बारिश भी हो सकता है। इसलिए आज तक ये जो प्रिकॉशनरी मेजर्स वो आज तक जारी रहेगा। जैसा जो राहत शिविर में जो लोग हैं वो आज तक राहत शिविर में रहेगा और साथ ही साथ जो लंच जो सर्विस जो बंद कर दिया गया है वो शहर एरिया में, कोलकाता हावड़ा एरिया में चालू कर दिया जाएगा। लेकिन ये जो समुद्र तट एरिया है वहाँ अभी तक जो प्रिकॉशनरी जो मेजर वो जारी रहेगा। उसके बाद एक बात आपको बोल सकते कि काल जो शाम को जब चक्रवात तूफान पश्चिम बंगाल से गुजर रहे थे, सबसे ज़्यादा इफेक्ट हुआ कि यहाँ का काली पूजा का, क्योंकि पश्चिम बंगाल में दुर्गा पूजा के बाद सबसे बड़ा त्यौहार जो होता है वो काली पूजा होता है और हर एरिया में एक एक काली पूजा होता है और दुर्गा पूजा के तरह लोगों ने भी शाम को घर से निकालते हैं और रात भर काली पूजा पंडाल में घूमता है। इसीलिए मेट्रो रेल भी पूरा रात तक चलता है। लेकिन काल जब शाम को ज़्यादा बारिश हो रहा था इसीलिए काली पूजा में भी ज़्यादा असर पड़ा। आज थोड़ा भी काली पूजा पंडाल में लोगों ने घूमने जाएगा ऐसा उम्मीद किया जा रहा है, क्योंकि सुबह से ही कोलकाता का जो आसमान वो साफ है और मौसम विभाग का नजर आ रहा है। सुप्रकाश, मौसम विभाग की अगले 24 घंटे की भविष्यवाणी क्या कहती है? देखिए, मौसम विभाग जो भविष्यवाणी जो किया है कि तट एरिया में थोड़ा बारिश हो सकता है कोई एरिया में और दक्षिण बंगों में भी कोई जिला है जहां पे थोड़ा बारिश हो सकता है। और तमाम जो रेस्क्यू टीम्स या हम जिन एहतियाती कदमों को प्रशासन द्वारा उठाया गया है और लोगों को विस्थापित किया गया अलग अलग जगहों पर, वहां पर हालात इस वक्त कैसे हैं? देखिए, अभी वहाँ पे जैसा पश्चिम बंगाल गवर्नमेंट के तरफ से कोई सारा कदम उठाया गया, त्राण शिविर किया गया और डिजास्टर मैनेजमेंट टीम तैनात किया गया, वो आज पूरा दिन जारी रहेगा। उसके साथ साथ जो एनजीओज है, स्वेच्छासेवी ऑर्गेनाइजेशन है, वो लोग भी हुआ है, क्योंकि सुंदरबन एरिया में अभी जो थोड़ा वर्षा का सीजन चला गया, इसीलिए जो नदी भरा हुआ है, इसीलिए थोड़ा सा भी बारिश होगा और ये जो तूफान आएगा उससे नदी जो बांध है वो ज़्यादा क्षति हो सकता है। इसीलिए वह जो आदमी को तैनात किया गया, जो पश्चिम बंगाल सरकार का जो ऑफिसर्स लोग हैं, जो कर्मचारी है, उसके साथ साथ डिजास्टर मैनेजमेंट का टीम है, लोकल पुलिस जो है, सब लोग आज पूरा दिन वहाँ रहेगा, क्योंकि थोड़ा सा भी अगर कोई प्रॉब्लम होगा, क्योंकि कल शाम में जब ये तूफान पश्चिम बंगाल से गुजर रहा था तो अभी कोई एरिया में दक्षिण और उत्तर 24 परगना में कोई एरिया में हमको दिखाई दिया कि जो भरा कोटाल का जो पानी वो अंदर घुस रहा है, गांव में घुस रहा है। तो इसीलिए अगर एक कोटाल का पानी ये अगर फिर से घुसेगा, इसीलिए प्रॉब्लम भी आ सकते हैं। इसीलिए ये जो प्रिकॉशनरी मेजर्स ये आज तक पूरा जारी रखने का सिद्धांत लिया है पश्चिम बंगाल सरकार ने। जी बिल्कुल, हम उम्मीद करते हैं कि ये जो तूफान है वो दोपहर बाद कमज़ोर पड़ जाए और आगे भी आपसे जिस तरह से कोलकाता में इसको लेकर कदम उठाए गए उस पर ताज़ा अपडेट्स लेते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया सूर्य प्रकाश इन तमाम जानकारी को हमसे साझा करने के लिए। तो ये तो बात की हमने सित्रांग चक्रवाती तूफान को लेकर, लेकिन अब बात करते हैं सूर्य ग्रहण के बारे में। तो देश में इस साल का दूसरा और आखिरी सूर्य ग्रहण आज देखा जा सकेगा। देश में पूर्वोत्तर को छोड़कर कई भागों में लोग शाम 5:29 से
लेकर शाम 5:42 तक यानी 4:30 से करीबन 5:45 के आसपास तक सूर्यास्त होने तक सूर्य ग्रहण देख पाएंगे। भारत में जिन शहरों में सूर्य ग्रहण देखा जा सकेगा उनमें द्वारका, दिल्ली, मुंबई, अहमदाबाद, सूरत, पुणे, जयपुर, इंदौर, ठाणे, भोपाल, लुधियाना, आगरा, चंडीगढ़, उज्जैन, मथुरा, पोरबंदर, गांधीनगर, सिलवासा और पणजी शामिल हैं। उड़ीसा सरकार ने सूर्य ग्रहण के कारण आज सार्वजनिक अवकाश घोषित किया है। सभी सरकारी कार्यालय, स्कूल, कॉलेज, शैक्षणिक संस्थान, अदालतें, बैंक और अन्य वित्तीय संस्थान बंद हैं। ग्रहण को भारत समेत दुनिया के कुछ हिस्सों में देखा जा सकेगा। और इसी बड़ी खबर पर हमारे साथ बात करने के लिए जुड़ रहे हैं हमारे संवाददाता ओपी यादव। ओपी, सूर्य ग्रहण की खबरें जब भी हम पढ़ते हैं या रिपोर्टर्स के साथ बातचीत करते हैं तो सबसे अहम जो एलिमेंट है वो रोमांच का होता है। मैं जानना चाहती हूँ कितना उत्साह, कितना रोमांच और खास तौर पर क्या तैयारी है लोगों की इस सूर्य ग्रहण को देखने के लिए? जी, इस बार की अगर सूर्य ग्रहण की बात करें तो इस बार दिवाली और सूर्य ग्रहण का दुर्लभ संयोग देखने को मिला है। जब दिवाली के अगले ही दिन सूर्य ग्रहण पड़ रहा है। अब इसी तरह का संयोग 10 साल बाद यानी 2032 में बनेगा, जब दिवाली के अगले दिन सूर्य ग्रहण की खगोलीय घटना घटित होगी। तो निश्चित तौर पर इस तरह की जब घटनाएं घटती है तो न लोगों को इसको लेकर उत्साह रहता है बल्कि रोमांचक भी रहता है। यही वजह की खगोलीय इस घटना को लेकर जो खगोल वैज्ञानिक और जो इस बारे में जिज्ञासु लोग हैं और देश के नागरिक और दुनिया में कहीं भी इस तरह की चीजों में इच्छा और रुचि रखने वाले वैज्ञानिक और अन्य लोग काफी उत्सुक है कि इस बार का जो सूर्य ग्रहण होगा किस तरह होगा, कैसे होगा। इस बार कई ग्रहण और दिवाली पर कई ग्रह खुद की राशि में मौजूद रहेंगे, जिसमें शुक्र, शनि, बुध और शुक्र ग्रह है। दिवाली के बाद आज लग रहा है यह सूर्य ग्रहण का विशेष महत्व भी है, क्योंकि हिंदू पंचांग की गणना के अनुसार सूर्य ग्रहण हमेशा अमावस्या की तिथि पर लगता है। ऐसे में इस बार भी कार्तिक अमावस्या की तिथि पर सूर्य ग्रहण लग रहा है और ये अपने आप में काफी महत्वपूर्ण है और इसलिए लोगों की जिज्ञासा और रुचि इसको लेकर बढ़ी हुई है। यह ग्रहण आंशिक होगा। ग्रहण का असर देश और दुनिया के साथ साथ जातक के जीवन पर भी पड़ेगा। और अब मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये हर साल जब इसका होता है तो इसको लेकर लोगों में अलग अलग तरह की जिज्ञासाएं और कई तरह की क्वेरीज होती हैं। तो इसी वजह से इस बार का जो संयोग बना है वो अपने आप में न केवल अद्भुत है बल्कि अलौकिक भी है। साल का ये आखिरी सूर्य ग्रहण भारत में दोपहर के बाद दिखाई देगा। ये सूर्य ग्रहण भारत के उत्तर पश्चिम भागों में दिखाई देगा। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार इस सूर्य ग्रहण का सूतक 12 घंटे पहले शुरू हो जाता है। भारत में सूर्य ग्रहण दिन में 2:29 पे आरंभ होगा और लगभग 4:30 तक चलेगा। इस बार सूर्यास्त होने के बाद भी ग्रहण होगा। शाम 6:32 पर ग्रहण की स्थिति समाप्त होगी और यह ग्रहण भारत ही नहीं, यूरोप, नॉर्थ ईस्ट अफ्रीका, पश्चिम एशिया और दक्षिण एशिया सहित दुनिया भर के कई देशों में दिखाई देगा। भारत में सूर्य ग्रहण का जो सूतक काल है 25 अक्टूबर को सुबह 3:29 से शुरू हुआ और यह समापन होगा 6:09 से। और यह आंशिक ग्रहण है, पूर्ण नहीं है। सूर्य ग्रहण तब होता है जब सूर्य और पृथ्वी के बीच से चंद्रमा गुजरता है। हालांकि 25 अक्टूबर यानी आज लगने वाला यह ग्रहण आंशिक ही है और इसका मतलब है कि चंद्रमा आंशिक रूप से सूर्य पर गहरी छाया डालेगा। भारत में सूर्य ग्रहण का समापन सूर्यास्त के समय होगा। विशेषज्ञों के अनुसार अगर हम बात करें तो सूर्य ग्रहण नंगी आंखों से नहीं देखना चाहिए, क्योंकि आंखों के खराब होने की और क्षति होने की संभावना रहती है। अपने देश में यानी मतलब भारत की बात करें 40 से 50% सूर्य ग्रहण सूर्य चंद्रमा से ढका रहेगा, जो भारत के उत्तर पश्चिम भागों में दिखाई देगा। और यही वजह की इस खगोलीय घटना को लेकर न केवल भारत बल्कि और क्योंकि ओपी एक बात अहम यहाँ पर यह भी है कि ये साल का अंतिम सूर्य ग्रहण है और आपने बताया दुर्लभ संयोग है। कई बार कई ऐसी मान्यताएं, कई ऐसी भ्रांतियां जुड़ी होती हैं कि इस समय पर सूतक काल है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। हालांकि वैज्ञानिक इसे सिरे से नकारते हैं और इस खगोलीय घटना के साक्षी बनने के लिए कई लोग इस सूर्य ग्रहण को देखते भी हैं। जी जी बिल्कुल, ये एक ऐसा दुर्लभ संयोग है। इसको लेकर वैज्ञानिक, खगोल शास्त्री और जो नागरिक है जिनमें खगोलीय घटनाओं को लेकर बेहद रुचि रहती है, तो ये दिलचस्प नजारा देखने के लोग पहले से तैयारी करके रहते हैं। जहां पे खगोल वैज्ञानिकों की जो प्रयोगशाला है वहां पे सुबह से ही जमा रहते हैं, क्योंकि इस बार का जो ग्रहण है 10 साल बाद यानी अब 2032 में बनेगा और दिवाली का अगले दिन इसका होना अपने आप में एक धार्मिक और आस्था की विषय से भी काफी महत्वपूर्ण संदर्भ रखता है। और इस ग्रहण पर जो राशि है गुरु, शनि और बुध का और शुक्र का जो ग्रह है, तो ऐसे इस तरह के जो दुर्लभ संयोग और मेल होते हैं वो कभी कभी होते हैं। इसलिए लोगों में न केवल उसको शुभ और एक अच्छे तौर पे देखा जा रहा है, बल्कि इस घटना के रोमांचक नजारे को अपनी आंखों से उतारने के लिए बेहद उत्सुकता के साथ खगोल शास्त्री और जो खगोलीय प्रेमी है वो बेहद रुचि के साथ इस पर ध्यान दे रहे हैं।
जी बिल्कुल ओपी, बहुत बहुत शुक्रिया इन तमाम जानकारी को हम साझा करने के लिए। तो हम मानते हैं कि आज 4:29 पर सूर्य ग्रहण शुरू होगा और 5:42 सूर्यास्त के समय पर वो खत्म होगा और इस खगोलीय घटना के साक्षी बनने के लिए हम सब इंतजार कर रहे हैं। और फिलहाल न्यूज़ 10 में ब्रेक के बाद सभी का स्वागत। और अब बात करते हैं चुनावी सरगर्मियों से जुड़ी हुई। हिमाचल प्रदेश के विधानसभा चुनाव के लिए नामांकन भरने का आज अंतिम दिन। राज्य में नई विधानसभा के चुनाव के लिए 12 नवंबर को मतदान कराए जाएंगे। आज पर्चे भरने के लिए प्रत्याशियों की भारी भीड़ होने की संभावना है, क्योंकि बहुत से लोगों ने अभी तक नामांकन नहीं भरे हैं। 68 सदस्यों वाली विधानसभा के लिए अब तक 255 प्रत्याशी नामांकन भर चुके हैं। पर्चों की जांच 27 अक्टूबर को की जाएगी। 29 अक्टूबर तक नाम वापस लिए जा सकेंगे। कांगड़ा से विधायक पवन काजल मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की मौजूदगी में अपना नामांकन दाखिल करेंगे। पवन काजल कांग्रेस छोड़कर भाजपा में शामिल हुए थे। हिमाचल कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह आज मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के गृह क्षेत्र से प्रचार अभियान की शुरुआत करेंगी। आज वह मंडी के जंजैहली में जनसभा करेंगी। और हमारी संवाददाता नंदिनी मित्तल हमारे साथ जुड़ गए। तो नंदिनी, आज नामांकन दाखिल करने का आखिरी दिन, किस तरह का माहौल वहां पर? बिल्कुल, आपने सही कहा कि आज बड़ी संख्या में लोग नामांकन भरेंगे। बहुत दोनों ही पार्टियां, अगर हम बात करें कांग्रेस और बीजेपी की, तो दोनों में ही टिकट आवंटन के बाद कुछ लोग जो रूठे हुए हैं उनको मनाने का सिलसिला भी चल रहा है। जहां एक और कांग्रेस को मुशक्कत करनी पड़ रही है कि जो बागी उम्मीदवार हैं वो चुनाव मैदान में ना उतरे, वहीं भाजपा की भी स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। यही कारण है कि जगत प्रकाश नड्डा पिछले दिनों दिवाली महोत्सव पर यहाँ पर रहे। उन्होंने 3-4 दिन में लोगों को मनाने का काम किया और बहुत सारे लोगों को मनाने में कामयाब भी रहे। आज बात की जाए तो अनुराग ठाकुर भी हिमाचल प्रदेश में है। ऊना जिले में अभी वो बताए जा रहे थे, वहाँ वो चुनाव प्रचार करेंगे। पिछले 2 दिनों से वे चुनाव प्रचार में लगे हुए हैं। यानी कि पूरी तरह से सरगर्मियों का माहौल है और आने वाले दिनों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह, इन लोगों का दौरे की बात की जा रही है, चुनावी रैलियों की बात की जा रही है। और एक बार आज जब नामांकन पत्र भरने का सिलसिला पूरा हो जाएगा तब सरगर्मियां और बढ़ेंगी। और क्योंकि ज्यादा दिन नहीं है, 12 नवंबर को चुनाव है, तो ये सरगर्मियां लगातार जारी रहने की भी संभावना है। तीनों तो प्रमुख पार्टियां हैं हिमाचल प्रदेश में, चाहे कांग्रेस, भाजपा या आप, इन तीनों ने अपनी स्टार प्रचारकों की सूची भी जारी कर दी है। सीपीएम भी कुछ क्षेत्रों में अपना चुनाव लड़ रही है, वहां पर भी उनके स्टार प्रचारक जाकर चुनाव प्रचार करेंगे। यानी पूरा का पूरा चुनावी माहौल होगा और सर्दियों के बीच चुनावी गर्मियां बढ़ती रहेंगी। नंदिनी, आप तो कई बार चुनाव कवर करती आई हैं, तो सबसे अहम बात यहाँ पर है कि आया राम गया राम कल्ट, ये हमेशा चुनावों के दौरान देखा जाता है कि कई जो नेता हैं वो एक पार्टी को छोड़कर दूसरी पार्टी में शामिल होते हैं और यही गठबंधन की राजनीति का सबसे बड़ा पर्याय माना जाता है। बिल्कुल, हिमाचल प्रदेश में देखने में आया है। पिछले 3 दशकों से तो हम ही चुनाव कवर कर रही हूँ मैं, तो देखने में आया कि लोग ज्यादा पसंद नहीं करते। आया राम गया राम पर लोगों का भरोसा नहीं रहता है। तो ऐसे में लेकिन ऐसे लोग जो हैं वो पार्टी को कहीं ना कहीं नुकसान भी पहुंचाते हैं, क्योंकि जब आप किसी और पार्टी से आए हुए व्यक्ति को टिकट देते हो तो आपसे अपनी पार्टी के कार्यकर्ता नाराज हो जाते हैं। तो कहीं ना कहीं ये स्थिति हिमाचल प्रदेश में भी देखने में आ रही है। आपने देखा होगा चुनाव से पहले कई बड़े नेता या तो कांग्रेस से भाजपा में शामिल हो गए हैं या भाजपा छोड़कर कुछ लोग जो है वो कांग्रेस की ओर या निकल भी चुनाव मैदान में उतर गए हैं। लेकिन मेरा ये अपना मानना है कि हिमाचल प्रदेश के लोग जो हैं वो बड़ी पार्टियों में विश्वास रखते हैं। जब छोटे जो दल हैं वो हिमाचल प्रदेश में चुनाव लड़ने को आए, उन्हें बहुत बड़ी कोई सफलता हासिल नहीं हुई है। अगर हम आप की बात करें तो आप भी हिमाचल प्रदेश में कोई सशक्त नजर नहीं आ रहा है, लेकिन वो जरूर चुनाव पर असर डालेगा, क्योंकि कुछ चुनाव जब भी कोई उम्मीदवार चुनाव मैदान में होता है और पार्टी से होता है तो उसको कुछ वोट जरूर मिलते हैं और उसका नुकसान भाजपा और कांग्रेस दोनों को ही उठाना पड़ेगा, चाहे वो नाराज कार्यकर्ता भाजपा के हो या कांग्रेस के। नंदिनी, अगर प्रमुख मुद्दों की बात की जाए तो कौन से प्रमुख मुद्दे हैं जिन पर इस बार चुनाव लड़ा जाएगा?
जो प्रमुख मुद्दे हिमाचल प्रदेश में चल रहे हैं, वहाँ आपने पिछले कई दिनों से ये नारा सुना होगा कि हम रिवाज बदलेंगे, यानी कि हम भाजपा ये कहती है कि रिवाज बदलेंगे और दोबारा सत्ता में आएंगे। वहीं कांग्रेस इस बात को मान के चल रही है एंटी इनकम्बेंसी पर कि भाई लोग जो नाराज हैं सरकार से एंटी इनकम्बेंसी है वो कांग्रेस को फायदा पहुंच जाएगी। लेकिन हिमाचल प्रदेश की बात करें तो बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं, जैसे हिमाचल प्रदेश में इन दिनों बेरोजगारों की संख्या, अगर हम 70 लाख की आबादी की बात करते हैं तो 12 लाख जो है वो हमारे यहाँ बेरोजगारों की संख्या पहुंच गई है। वहीं अगर बात करें कि जो है बागवानों की, तो बागवान भी कुछ बहुत क्योंकि काटन पिछले दिनों जो है वो महंगा हो गया और उनको ये लगने लगा कोविड काल के बाद जो है मजदूर मिलना बंद हो गए, तो उनकी कहीं ना कहीं लागत से आमदनी होने लगी, तो वो लोग भी नाराज चल रहे हैं। लेकिन ये सारी चीजों के होने के बावजूद भारतीय जनता पार्टी बहुत सारी चीजों में अच्छा काम करने में सफल रही है, चाहे हम बढ़ती सड़कों की कनेक्टिविटी की बात करें, वंदे भारत ट्रेन की बात करें। पहली बार हिमाचल प्रदेश ने ट्रेन भी देखी है, ये पिछले 5 सालों में या हम कहें 7 सालों में संभव हो पाया। वहीं अगर बड़ी बड़ी हम मेडिकल कॉलेजेस की बात करें तो जहां हिमाचल प्रदेश में केवल 3 दशक पहले 30-40 सीटें होती थी, आज वो बढ़कर 1000 के आसपास हो गई हैं। तो बहुत सारे मुद्दे हैं जो असर डालेंगे, लेकिन युवाओं के लिए जो सबसे बड़ा मुद्दा रहेगा, जो आज युवा हम जिसको सशक्त मानते हैं, युवा के वोट का असर होता है, वो बेरोजगारी रहेगा और उसका खामियाजा शायद जो है वो भाजपा को भुगतना पड़ेगा। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया नंदिनी तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। आपसे आगे भी अपडेट्स लेते रहेंगे। तो नामांकन दाखिल करने का आज आखिरी दिन है और हम जानते हैं कि हिमाचल प्रदेश के चुनावों को लेकर जो सरगर्मियां हैं वो तेज होती हुई। अब वापस आते हैं और बात करते हैं राजधानी दिल्ली को लेकर। तो दीपावली को राजधानी दिल्ली में प्रतिबंध के बावजूद खूब पटाखे फोड़े गए। इस वजह से दिल्ली में हवा का खराब स्तर हम देख पा रहे हैं। रात में दिल्ली का वायु गुणवत्ता सूचकांक यानी कि एयर क्वालिटी इंडेक्स 323 पर दर्ज किया गया। ये बेहद खराब स्तर है। आज सुबह भी दिल्ली और नोएडा के कई इलाकों में वायु प्रदूषण का स्तर बढ़ा हुआ देखा गया। कुछ इलाकों में एयर क्वालिटी इंडेक्स 400 के पार, जो बेहद खराब स्तर की श्रेणी में आता है। दिल्ली में आज सबसे ज्यादा प्रदूषण पूसा में रहा। यहाँ AQI 420 के स्तर पर। बीते कुछ दिनों में दिल्ली में प्रदूषण का स्तर कम हो गया था, लेकिन अब फिर से जहरीली हवा बहने लगी है। तो हमने देखा कि किस तरह से दिवाली के बाद अगर हम आज सुबह की बात करें तो आपको मौसम में एक तब्दीली और हवा में एक चेंज महसूस होगा। ख़ास तौर पर उन लोगों के लिए जो बुज़ुर्ग हैं, बच्चे हैं। एक तरीके का स्मॉग हम देख पा रहे हैं पराली जलाने की वजह से भी, और साथ ही साथ जिस तरह से आह्वान हम कितने भी करें ग्रीन दिवाली बनाने के, लेकिन जमकर पटाखे फोड़े गए हैं और इसमें कोई दो राय नहीं है। एयर क्वालिटी इंडेक्स इस बात की तस्दीक करता है। चंद्रशेखर, अभी जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है अभी शुरुआत है और वो इशारा कर रहा है कि स्थितियां ठीक नहीं है। जल्द कदम उठाने होंगे, त्वरित कदम उठाने होंगे और जिम्मेदारी को समझना होगा। बिल्कुल आंचल, आपने बिल्कुल सही कहा, लेकिन लगातार कई मंचों से आह्वान किया गया है लोगों से भी कि वो कम से कम जो अपनी जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है उसके लिए कम से कम आबो हवा को स्वच्छ रखने के लिए वो अपनी जो व्यापक कदम जो उठाए गए हैं उसको फॉलो करें। लेकिन उसमें ज़रूरत इस बात की है कि जो सामान्य नागरिक हैं, आम नागरिक हैं, उनको भी इसमें सहयोग करने की ज़रूरत है, क्योंकि बिना जो सरकार के प्रशासन के साथ जनता के मिलने से ये जो निश्चित तौर पर इसकी निजात पाना बड़ा मुश्किल काम है। और इस वक्त जो ज़रूरत इस बात की है कि अगर ये सीवियर कंडीशन में अगर पहुंचता है तो फिर ऐसे में ज़रूरत इस बात की होगी कि जो कारखाने हैं उनको बंद करने की नौबत आ सकती है, जनरेटर्स वगैरह को बंद करने की नौबत आ सकती है। ऐसे पोल्यूशन के जो पोल्यूशन को फैला सकते हैं उसको नियंत्रण में रखने के लिए जो कदम है उसको उठाने की ज़रूरत पड़ सकती है। लेकिन अभी हम थोड़ा सा दूर हैं उस चीज़ से, क्योंकि अभी ये वेरी पुअर कंडीशन में है, हैजार्डियस कंडीशन में नहीं आया है, लेकिन
फिर भी जो रेस्पिरेटरी जो कंडीशन है, जो फेफड़ों को की जो स्वच्छ वायु मिलनी चाहिए, उससे भी कोसों दूर हैं। और लगातार हर साल हम देखते हैं आंचल ये स्थिति उत्पन्न हो जाती है, लेकिन इस बार थोड़ा सा इसमें फ़र्क आप देख सकते हैं, क्योंकि बारिश की काफ़ी का असर था और जो हवा जो है वातावरण में है जो लगातार चल रही है, जिससे ये जो एक लेयर सी बन जाती है जो स्टबल को जलाने के बाद, वो आप यहाँ पे अभी कम देखने को मिल रही है। दिवाली पे ये इसलिए भी हो जाती है कि पटाखे छूटते हैं, पोल्यूशन ज़्यादा बढ़ता है, तो ये उसके साथ घुल जाता है। तो जिस प्रकार से धीरे धीरे हल्की हल्की हवा चल रही है, उमन 3 से 4 दिन के बीच में शायद ये स्थिति जो है वो कंट्रोल में आ एक सकती बात है। और चंद्रशेखर, लगातार हम बात करते हैं पराली की, हम बात कर रहे हैं पटाखों को लेकर, लेकिन एक बात हमें समझनी होगी कि सबसे ज्यादा जिम्मेदारी हम पर है कि हम किस तरह से पर्यावरण के प्रति अपनी जिम्मेदारी को समझें और आने वाली जो यूथ है या जो आने वाला कल है उसके लिए भी कुछ छोड़कर जाए। तो उस लिहाज से भी किस तरह का मिशन मोड में से काम करने की जरूरत है, क्योंकि हम ये मानकर चल रहे हैं कि ये जो महीने होते हैं सबसे ज़्यादा तकलीफदेह, खासतौर पर बुजुर्गों के लिए। हम बात करें बच्चों की, मतलब आप वॉक पर भी नहीं निकल सकते, आपकी आवाज़ भी बदल जाएगी। मुझे तो खुद की आवाज़ में भी चेंज नज़र आ रहा है। ये जो हवा है उसको अगर आप इनहेल करते हैं तो जी आंचल, बिल्कुल सही कहा आपने, मैं खुद भी इसको महसूस कर सकता हूँ। और जैसे आपने बताया कि बच्चों के लिए और बुज़ुर्गों के लिए सबसे ज़्यादा ख़तरनाक होता है, और ऐसे में जिनको जो दमे के पेशेंट हैं, जिन्हें सांस लेने में दिक्कत है, वो इसमें उनके लिए दिक्कत हो सकती है। तो ऐसे में कोशिश यही है कि जिस प्रकार से स्कूल कॉलेजेस में जा कर के बच्चों को जागरूक किया जाना चाहिए, क्योंकि सबसे ज़्यादा अगर देखा जाए क्रैकर्स और बम पटाखों की जो बात है, फोड़ने की बात है, वो बच्चों का त्यौहार माना जाता है, क्योंकि तो इसलिए उनको समझाने की ज़रूरत है। तमाम जो NGOs हैं, संगठन हैं, उनको इसमें आगे आना होगा और एक घर से भी एक मैसेज, एक संदेश आपस में देना होगा, समाज में देना होगा कि ये जो प्रदूषण है उसको हम किस प्रकार से नियंत्रित रख सकते हैं। वो समझ, वो जो सीख है वो विकसित करनी होगी, जिससे कि हम अपनी जिम्मेदारियों को समझ सकें कि हमें क्या चीज़ें करनी हैं और इस दौरान क्या चीज़ें नहीं करनी हैं। क्योंकि सांस लेने पर सबका हक है और जीवन की महत्वपूर्ण आवश्यकता भी है, लेकिन हम किस वायु में सांस ले रहे हैं और क्या उसके लिए हम खुद जिम्मेदार हैं, ये भी हमें सोचना होगा। और ये एक जो चर्चा का विषय हम सुबह भी आपसे कर रहे थे वो था पराली को लेकर। तो वैकल्पिक व्यवस्थाएं बनाने की लगातार सरकार की कोशिश रही है, लेकिन जहां जहां सरकार राज्य सरकार के साथ समन्वय करके काम करना चाहती है, अगर वहां सहयोग ना मिले तो तमाम इस तरह के आपके उठाए हुए कदम किसी भी काम नहीं आते। उस लिहाज से भुगतना आम जनता को पड़ता है। बिल्कुल आंचल, ये तो जैसे देखा एक ट्रेंड सा हो गया है कि हर साल इस दौरान पराली को जला करके प्रदूषण को फैलाने का काम किया जाता है। लगातार पंजाब और हरियाणा के इलाकों में देखें, राजस्थान के इलाकों में देखें, इन तमाम इलाकों में जो कि दिल्ली के आसपास के इलाके हैं, उनमें ये पराली का जलाने का चलन बहुत आम है। और क्योंकि किसानों को सबसे मुफीद भी लगता है, क्योंकि इसमें उनका खर्चा नहीं है और ये चीज़ें उनकी जो समस्या है उससे तो वो निजात पा लेते हैं। लेकिन इसके बाद धीरे धीरे दिल्ली के और उसके आसपास के इलाकों में ये 3 से 4 दिन तक पहुंचता है और उसके बाद एक के बाद एक लेयर्स बनती चली जाती है। और उसमें फिर दिक्कतें ये होती हैं कि ऐसे त्यौहार आने के बाद भी ये जो है, जो पहले से प्रदूषित जगह है उसमें और ज़्यादा प्रदूषण को फैला देते हैं, जिससे कि सांस लेने में भी दिक्कत होती है। विकल्प के तौर पर यह है कि जिस प्रकार से कोशिश की जा रही है, ये जो पराली है, पराली से CNG बनाई जा सके, पराली से मैं कह रहा था कि एथेनॉल बनाने का काम हो रहा है, उस प्रकार की गाड़ियां लाने की बात हो रही है, संयंत्र ऐसे स्थापित किए जा रहे हैं। तो एक कोशिश ये की जा रही है कि किसानों से सीधे तरीके से उनको खरीदा जाए और जिससे कि उनको भी आमदनी हो और साथ ही साथ जो वैकल्पिक साधनों की हम बात करते हैं ऊर्जा के, उसका प्रयोग हम उसमें कर सकें। क्योंकि जब तक इसमें इकोनॉमी नहीं आएगी या अर्थव्यवस्था की से नहीं जोड़कर देखेंगे इसको, तब तक किसान भी इससे नहीं जुड़ेगा और जो लोग हैं वो भी इससे नहीं जुड़ेंगे। तो इससे रोजगार के और जो विकल्प हैं वो मुहैया कराए जा सकते हैं। तो ये कोशिश अब केंद्र सरकार की है कि राज्य सरकारों के साथ मिलकर समन्वय बना करके ऐसे संयंत्र स्थापित किए जाए, जिससे कि ऊर्जा के वैकल्पिक जो साधन है उनका सृजन किया जा सके, उनका उत्पादन किया जा सके। जो आपने पहल की बात की, तो ऊर्जा के वैकल्पिक साधनों के बारे में हमें आपको भी सोचना है, आने वाले बच्चों को भी समझाना है कि जब हम ग्रीन दिवाली की बात करते हैं या फिर ग्रीन रेवोल्यूशन की बात करते हैं, खास तौर पर तमाम गंतव्यों तक पहुंचने के जो व्हीकल्स हम इस्तेमाल करते हैं, कोशिश करें कि कम से कम इस्तेमाल किए जाएं, मेट्रो का उपयोग करें या तमाम अन्य वैकल्पिक साधनों का उपयोग किया जाए। बहुत बहुत शुक्रिया चंद्रशेखर इन तमाम जानकारियों को हमसे साझा करने के लिए। तो उम्मीद करते हैं कि आप सब भी ग्रीन दिवाली मनाते और आगे भी अगर ऐसा है तो करें, क्योंकि पर्यावरण के प्रति हम सभी की जिम्मेदारी है।
रुक करते हैं अगली खबर का, जो कि पुणे से है, वो भी दिवाली के से ही जुड़ी हुई है कि दिवाली के बाद महाराष्ट्र की अगर बात की जाए तो पुणे में भी जो हवा का AQI है, यानी कि एयर क्वालिटी इंडेक्स, गुणवत्ता बेहद खराब आंकी गई। लोगों द्वारा भारी मात्रा में जो पटाखे फोड़े गए हैं उसके कारण शहर में प्रदूषण का स्तर काफी बढ़ गया है, जिसका जिक्र हम अभी कर रहे थे। पुणे वासियों की सुबह की जो शुरुआत है वो धुएं की चादर के बीच हुई। आप देख सकते हैं तस्वीरें, आसमान भी पटाखों से निकले धुएं की वजह से धुंधला हो गया। आप देख सकते हैं कि गगनचुंबी इमारतें हैं लेकिन धुंधली नजर आ रही हैं धुएं की वजह से। धुआं रूपी जहर हवा में घुलने के बाद प्रदूषण में इजाफा होता है, वो लोगों की परेशानी बढ़ाता है, खास तौर पर उनके लिए जो अस्थमा या फिर फेफड़ों के रोग से पीड़ित हैं। तो आप देख सकते हैं कि आप पटाखे जलाने की वजह से पर्यावरण को कितना ज्यादा नुकसान पहुंचता है। बात करते हैं केरल की, तो केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने कहा कि जिन कुलपतियों ने त्यागपत्र देने से इनकार किया उनके खिलाफ उन्होंने फिर कारण बताओ नोटिस यानी कि शो कॉज नोटिस जारी किया। तिरुवनंतपुरम में राजभवन में राज्यपाल ने कहा कि उन कुलपतियों को जवाब देने के लिए अगले महीने की 3 तारीख से पहले का समय दिया गया। कुलपतियों को कल दिन में 11:30 बजे से पहले इस्तीफा सौंपने के अपने निर्देश का उल्लेख करते हुए राज्यपाल ने कहा कि वे उन्हें बर्खास्त करने के बजाय इस्तीफा देने का सम्मानपूर्वक सुझाव दे रहे हैं। राज्यपाल ने कहा कि APJ अब्दुल कलाम टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी के खिलाफ उच्चतम न्यायालय के आदेश में नए कुलपति चुनने के अलावा और कोई रास्ता नहीं है। राज्यपाल का विचार था कि उच्चतम न्यायालय के आदेश में किसी कुलपति में कोई कमी नहीं पाई गई थी और न ही उनके बारे में अनावश्यक राय दी गई थी, बल्कि शीर्ष न्यायालय ने कहा था कि इन कुलपतियों का चुनाव और नियुक्ति अवैध थी। वहीं केरल हाई कोर्ट ने कल 9 विश्वविद्यालयों 9 कुलपतियों को राहत दी। कोर्ट ने कहा कि ये सभी अपने पद पर तब तक बने रह सकते हैं जब तक चांसलर द्वारा उनके खिलाफ कारण बताओ नोटिस आधार पर अंतिम आदेश पारित नहीं किया जाता। कल दिवाली के अवकाश के बावजूद केरल हाई कोर्ट ने कुलपतियों के आदेश को चुनौती देने के लिए विशेष सुनवाई की स्वीकृति दी थी। केरल भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष के सुरेंद्रन ने माकपा नेतृत्व में राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान को धमकी नहीं देने के लिए कहा, जो विश्वविद्यालयों के कुलाधिपति के रूप में अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन कर रहे हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडाविया ने दीपावली के पावन अवसर पर गुजरात के भावनगर में अपने गृह क्षेत्र पालिताना में टीबी रोगियों के साथ त्योहार मनाया। प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान को मजबूती प्रदान करते हुए स्वास्थ्य मंत्री ने गोद लिए टीबी मरीजों को पोषण किट भी बांटे। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने इस अवसर पर कहा कि उन्होंने अपने क्षेत्र में 45 टीबी मरीजों को गोद लिया। उन्होंने कहा कि नियमित दवा लेने से टीबी के मरीज 6 महीने में स्वस्थ हो जाते हैं और सामान्य जीवन जी सकते हैं। टीबी पेशेंट को निक्षय मित्र बन के सभी ने एडॉप्ट किया है। आज मेरे ब्लॉक में भी 45 टीबी के पेशेंट है, उसको मैंने गोद लिया है। आज मैंने उसको किट वितरित किया और उसके साथ बातचीत भी की, जैसे वो नियमित मेडिसिन लेते रहे और न्यूट्रिएंट फूड भी ले, ताकि वो 6 महीने में टीबी मुक्त होके स्वस्थ होकर समाज में आए। इसलिए कहा गया है कि टीबी हारेगा और देश जीतेगा। और फिलहाल वक्त तो चला है डीडी प्रीमियर्स का। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी प्रीमियर्स और आपके साथ मैं हूं शहला निगार। अपने इस खास प्रोग्राम में हम बात करते हैं दूरदर्शन के विभिन्न नेटवर्क्स पर प्रसारित होने वाले शानदार धारावाहिकों की। तो शुरुआत करेंगे धारावाहिक कॉर्पोरेट सरपंच के साथ। इस धारावाहिक में आज आपको देखने को मिलेगा कि सरपंच ने कीर्ति पर फैसला सुनाने के लिए पंचायत की बैठक बुलाई है। इधर इंद्रेश ने कीर्ति के पिता महेंद्र सिंह को अगवा करने की पूरी तैयारी कर ली है। और गांव वालों को बोलो पंचायत में इकट्ठा हो जाए और कीर्ति का सारा हिसाब किताब वही होगा जी। उसके बाद मैं कीर्ति से कहूंगा कि यदि अपने पिताजी को सुरक्षित वापस चाहती हो तो मेरा घर सिंह साहब से मुझे वापस दिलाओ, तब देखते हैं वो क्या करती है। आपके गांव ने, आपके पंचायत ने हमें कौन सा सम्मान दिया है जो हम उनको सम्मान देने चले हैं? मुझे भी लगता है कि तुम्हें पंचायत में जाना चाहिए, पंचायत का सम्मान करना चाहिए। भाई ये साबित हो गया कि गांव वाले खुश हैं, अपनी जिंदगी से खुशहाल हैं।
तो अब क्या करेगी कीर्ति, कैसे करेगी अपना बचाव, जानने के लिए देखिए धारावाहिक कॉर्पोरेट सरपंच सोमवार से शुक्रवार रात 8:30 बजे डीडी नेशनल पर। और दूरदर्शन की खास प्रस्तुति धारावाहिक बालकृष्ण में आज आपको देखने को मिलेगा कि अपने गुरुदेव के साथ मिलकर कृष्ण को मारने की एक नई योजना बना रहा है कंस। उधर गोकुल में धनुपति को अपनी शक्तियों का एहसास करा रहे हैं बालकृष्ण। प्रत्यक्ष में एक योजना आई है गुरुदेव, और केवल उसके कारण इसको मैं जीवन दान दे सकता हूँ। अरे कान्हा, तुम इतनी सामग्री कहाँ से ले आए? किसी ने हृदय खोल के आपकी सहायता की है। ये बताओ, यहाँ पर एक बहुत बड़ा विशाल घर था मेरा, कहाँ गया? मेरा सामान कहाँ? ये तो तुमने जादुई अस्त्र उठा लिए। इस कवच के बाद तुझे आना ही पड़ेगा, कि तुझे तेरी मृत्यु ने बुलाया। तो अब आगे क्या होगा? क्या कंस अपनी चाल में कामयाब हो पाएगा? जानने के लिए देखिए धारावाहिक बालकृष्ण सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे डीडी नेशनल पर। तो दूरदर्शन के विभिन्न नेटवर्क्स पर प्रसारित होने वाले इन शानदार धारावाहिकों का आप उठाते रहिए आनंद। हमें दीजिए अनुमति। नमस्कार। रुक करते हैं अन्य खबरों का। विदेश राज्य मंत्री वी मुरलीधरन सेनेगल के दौरे पर डकार में अफ्रीका में शांति सुरक्षा पर डकार इंटरनेशनल फोरम के बैठक में शामिल हुए। बैठक का उद्घाटन सेनेगल के राष्ट्रपति मैकी साल ने किया। इस बैठक में अंगोला के राष्ट्रपति सहित कई मंत्री और अन्य उच्च अधिकारी मौजूद थे। इस मंच का अफ्रीकी संप्रभुता पर नीति निर्माण और सुरक्षा मसलों पर चर्चा करने में महत्वपूर्ण स्थान है। विदेश राज्य मंत्री वी मुरलीधरन ने कहा कि भारत 2018 में युगांडा की संसद में पीएम नरेंद्र मोदी द्वारा निर्धारित 10 सिद्धांतों द्वारा निर्देशित अफ्रीका की विकास प्राथमिकताओं का पुरजोर समर्थन करता है। खबर मुंबई से, जहां साकीनाका खैरानी रोड पर एक गोदाम में आज सुबह लेवल 2 में आग लग गई। आग की सूचना मिलते ही दमकल विभाग को सूचित कर दिया गया। दमकल के 8 वाहन मौके पर मौजूद हैं और आग पर काबू पाने में लगे हुए हैं। मुंबई फायर ब्रिगेड के अनुसार इस घटना में अभी तक किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है। हालांकि आग लगने के कारणों के बारे में अभी ठीक से पता नहीं चल पाया है। और इससे जुड़ी तमाम अपडेट्स हम आपको आगे देंगे, लेकिन बात करते हैं हम अब डिजिटल इंडिया मुहिम की, जिससे देश के कई पिछड़े इलाकों की तस्वीर बदली जा रही है। देश के पिछड़े जिलों में शामिल आकांक्षी जिले कोरबा को डिजिटल इंडिया के तहत विशेष विकास योजनाओं का फायदा मिला। यहाँ की सभी ग्राम पंचायतों को डिजिटल नेटवर्क से जोड़ने का काम किया जा रहा है। 4G कनेक्टिविटी यहाँ शहरों से लेकर गांव तक लोगों को देश दुनिया से जोड़ने का महत्वपूर्ण काम कर रही है। पेश है जमीनी हकीकत से जुड़ी ये खास रिपोर्ट। आज का युग संचार क्रांति का है। आधुनिक भारत में डिजिटल इंडिया ने शहर के साथ ही अब ग्रामीण क्षेत्रों में भी क्रांति ला दी है। इस योजना के तहत गांव को भी 4G नेटवर्क से जोड़कर डिजिटल क्रांति की दिशा में नए आयाम लिखे जा रहे हैं। छत्तीसगढ़ के आकांक्षी जिलों में शामिल आदिवासी बाहुल्य कोरबा जिले में भी केंद्र सरकार की इस महत्वाकांक्षी योजना का लाभ देखा जा रहा है। भारत संचार निगम लिमिटेड के मंडल अभियंता के मुताबिक डिजिटल इंडिया के तहत सभी ग्राम पंचायतों को डिजिटल नेटवर्क से जोड़ने का काम किया जा रहा है। कोरबा जिले के 3 विकास खंडों की 194 ग्राम पंचायतों में BSNL की 4G सेवाएं शुरू कर दी गई हैं। भारत सरकार का महत्वपूर्ण जो महत्वाकांक्षी योजना डिजिटल इंडिया के तहत सभी ग्राम पंचायत को डिजिटल नेटवर्क से जोड़ने का जो काम चल रहा है, उसमें जो भारत संचार निगम की एक भूमिका थी कि फर्स्ट फेज में भारत नेट का हम लोगों को 3 ब्लॉक दिया गया था। इसके अंतर्गत 194 ग्राम पंचायत आते हैं, जिसको पूर्ण कर लिया गया है। 4G डिजिटल नेटवर्क से जुड़ जाने से अब कोरबा जिले के शहरी क्षेत्रों के साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों में भी स्कूल में डिजिटल क्लासरूम और ऑनलाइन शिक्षा के साथ ही स्वास्थ्य और बैंकिंग का कार्य आसानी से किया जा रहा है। डिजिटल इंडिया से एक नए भारत का निर्माण हो रहा है। विदेशों में तो डिजिटल पहले ही अपने काफ़ी तेजी से आ गया था, लेकिन मोदी जी के आने के बाद 4G आने के बाद में ये काफ़ी अच्छी तीव्रता से अपना काम कर रहे हैं लोग इसमें, और इससे बहुत ज़्यादा सुविधा हुई है। अगर आप अध्ययन के क्षेत्र में देखेंगे तो स्टूडेंट्स लोगों को काफ़ी इससे सहूलियत मिल रही है।
जो चीज़ भी चाहिए उनको तुरंत उसकी जानकारी और पढ़ाई हो पा रही है। पहले तो फ़ोन रहते थे और मोबाइल में भी नेटवर्क आता था, तो कहीं कहीं नेटवर्क मिलता था। आज के डेट में आप तुलबुल चले जाओ, चाहे कसरेंगा चले जाओ, चाहे कहीं गांव में चले जाओ, डिजिटल क्रांति के कारण पूरा नेटवर्क रहता है। कोविड काल में बच्चे सारी पढ़ाई इसी नेटवर्क के द्वारा ही किए हैं। केंद्र सरकार की संचार क्रांति की इस नई सोच ने छत्तीसगढ़ के गांव की दशा और दिशा दोनों को ही बदल कर रख दिया है। आकांक्षी जिले में शामिल कोरबा भले ही विकास में दूसरे जिलों से पिछड़ गया हो, लेकिन यहाँ विकास को गति देने के केंद्र सरकार के प्रयास अब रंग लाने लगे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद सभी का स्वागत। और अब बात करते हैं भारतीय शेयर बाजार की, जहां आज सुबह निवेशकों को दिवाली का तोहफा दिया गया और लगातार 8वें सत्र में बढ़त देखी गई। निवेशकों ने आज बाजार खुलते ही खरीदारी शुरू कर दी और सेंसेक्स एक बार फिर 60,000 के स्तर को पार कर गया। बीएसई सेंसेक्स 171 अंकों की उछाल के साथ 60,000 के स्तर पर खुला, तो निफ्टी भी 17,808 के स्तर पर। ग्लोबल बाजारों की चाल का असर भी शेयर बाजार पर पड़ता हुआ एशिया के तमाम बाजारों में गिरावट देखी जा रही है, जिससे थोड़ा दबाव में निवेशक नजर आए, लेकिन और बाजार ने शुरुआती बढ़त को गंवाया। कल मुहूर्त ट्रेडिंग में हमने देखा था कि सेंसेक्स 524 अंकों के साथ 59,831 पर और निफ्टी 154 अंक के स्तर पर 17,730 पर बंद हुआ था। बात कच्चे तेल की। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल के दाम में तेजी लगातार जारी। हफ्ते के दूसरे कारोबारी दिन क्रूड ऑयल $94 प्रति बैरल के करीब। हालांकि सार्वजनिक क्षेत्र की तेल एवं गैस विपणन कंपनियों ने पेट्रोल डीजल की कीमतों में कोई बदलाव नहीं किया। इंडियन ऑयल वेबसाइट के मुताबिक आज दिल्ली में पेट्रोल ₹96.72 लीटर और डीजल भी ₹79.62 के आसपास कारोबार करता हुआ। उल्लेखनीय है कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में ब्रेंट क्रूड शुरुआती कारोबार में 0.27% डॉलर प्रति बैरल उछलकर $93 प्रति बैरल पर ट्रेंड कर रहा है। वहीं यूएस वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट क्रूड भी $84 प्रति बैरल के आसपास कारोबार करता हुआ। रुक करते हैं अंतर्राष्ट्रीय खबरों को और बात करते हैं ऋषि सुनक की, जो आज सुबह बकिंगम पैलेस में किंग चार्ल्स से मुलाकात के बाद ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री बन जाएंगे। निवर्तमान प्रधानमंत्री लिज ट्रस आज अपनी कैबिनेट की अंतिम बैठक लेंगी। लिज ट्रस ब्रिटेन के इतिहास में सबसे कम अवधि केवल 44 दिनों तक प्रधानमंत्री पद पर रहीं। बाद में वे बकिंगम पैलेस में किंग चार्ल्स से प्रधानमंत्री के तौर पर अपनी अंतिम मुलाकात करेंगी। कंजर्वेटिव पार्टी का नया नेता चुने जाने के बाद ऋषि सुनक ने आर्थिक संकट के बीच ब्रिटेन में स्थिरता और एकता का संकल्प किया। ऋषि सुनक ब्रिटेन के भारतीय मूल के पहले प्रधानमंत्री होंगे। 42 वर्षीय सुनक 2 महीने के अंतराल में ब्रिटेन के तीसरे प्रधानमंत्री बनेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऋषि सुनक को बधाई दी। उन्होंने ट्वीट किया और कहा कि ब्रिटेन का प्रधानमंत्री बनने पर ऋषि सुनक को बहुत बहुत बधाई। वैश्विक मुद्दों पर और रोडमैप 2030 को लागू किए जाने को लेकर मैं मिलकर काम करने के लिए उत्सुक हूं। हम अपने प्राचीन संबंधों को आधुनिक साझेदारी में बदल रहे हैं। ऐसे में भारतीय मूल के ब्रिटिश नागरिकों को विशेष रूप से दिवाली की शुभकामनाएं। तो भारतीय मूल के ऋषि सुनक के ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बनने के ऐलान के साथ भारत समेत दुनिया भर में बधाई देने वालों को तांता लग गया। ब्रिटेन के होने वाले अगले प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने कि ससुर और इन्फोसिस के संस्थापक NR नारायण मूर्ति ने उन्हें बधाई दी। नारायण मूर्ति ने कहा कि हमें उन पर गर्व है, हम उनकी सफलता की कामना करते हैं। हमें विश्वास है कि वे यूनाइटेड किंगडम के लोगों के लिए सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करेंगे। भारत सरकार 2 लापता भारतीय नागरिकों मोहम्मद जैद समी खिदवई और जुल्फिकार अहमद खान की तलाश के सिलसिले में लगातार केनिया सरकार के संपर्क में है। विदेश मंत्रालय ने बताया कि भारत में केनिया के उच्चायुक्त भी दोनों व्यक्तियों के परिवारों में संपर्क बनाए हुए हैं। विदेश मंत्रालय ने रविवार को केनिया के उच्चायुक्त को बुलाकर इस मामले में भारत की चिंता से उन्हें अवगत कराया। विदेश मंत्रालय ने यह भी कहा कि केनिया पुलिस की आंतरिक मामलों की इकाई इस सिलसिले में जांच कर रही है। केनिया के मीडिया की रिपोर्ट के अनुसार दोनों भारतीय नागरिक सूचना और संचार प्रौद्योगिकी दल के सदस्य के रूप में राष्ट्रपति विलियम रट के चुनावी अभियान में शामिल होने के लिए वहां पहुंचे थे।
रूस यूक्रेन के संघर्ष के बीच अमेरिका ने रूस द्वारा डर्टी बम इस्तेमाल करने की तैयारी के एक दावे को सिरे से खारिज कर दिया। अमेरिका के विदेश विभाग के प्रवक्ता नेड प्राइस ने रूस को युद्ध में परमाणु हथियार का इस्तेमाल करने पर परिणाम भुगतने की चेतावनी दी है। साथ ही प्राइस ने कहा कि अमेरिका को इस बात की कोई जानकारी नहीं कि रूस परमाणु हथियार का उपयोग करने की तैयारी कर रहा है। रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध एक महीना पूरा हो चुका है। यूक्रेन ने रूसी सेना के खिलाफ युद्ध जारी रखने का फैसला किया। यूक्रेनी राष्ट्रपति ने सर्दी को यूक्रेन का सबसे कठिन दौर करार दिया। रूस ने सर्दियों से पहले यूक्रेन के ऊर्जा बुनियादी ढांचे पर हमले करने के लिए लंबी दूरी की क्रूज मिसाइल और ईरानी निर्मित ड्रोन का उपयोग कर एक नए तरह की लड़ाई का अभियान शुरू कर दिया। देश की सरकार नागरिकों से गर्म कपड़े, मोमबत्तियां, फ्लैशलाइट और बैटरी को स्टॉक करने का आग्रह कर रही है। साथ ही सरकार लोगों से ये अपील कर रही है कि कम से कम उपकरणों का इस्तेमाल किया जाए और देश में इस कठिन समय में ऊर्जा बचाने का काम किया जाए। रूसी और यूक्रेनी सेनाओं के बीच लड़ाई जारी है। रूसी कब्जे वाले खैरसान से निकले निवासी क्रीमिया शहर दजानकोई जा पहुंचे। रूस ने लोगों द्वारा खाली किए गए क्षेत्र को अपने कब्जे में लेकर अपने अधिकारियों को स्थापित किया। लोगों के निकलने के लिए रूस ने बसों का इंतजाम किया था। रूस ने युद्ध शुरू होने के तुरंत बाद यूक्रेन के अधिकांश दक्षिणी खेरसान क्षेत्र पर नियंत्रण कर लिया था और इससे अपने कब्जे के रूप में घोषित किया, जिसे कीव और पश्चिमी देशों ने अवैध करार दिया है। अमेरिका के टेक्सास में मध्यावधि चुनाव के लिए अब कल शुरुआती मतदान हुआ। अमेरिका के 4 साल के राष्ट्रपति काल के मध्य में हर 2 साल पर मध्यावधि चुनाव होते हैं। ऐसे में नाव एक तरीके से जो बाइडेन के लिए रेफरेंडम का काम करेगी। ऐसे में बाइडेन के लिए ये समय काफ़ी चुनौतीपूर्ण साबित होने वाला है। अमेरिका के इस मध्यावधि चुनाव पर न केवल यूएस के लोगों की बल्कि दुनिया के दूसरे देशों की भी निगाह टिकी हुई है। मध्यावधि चुनावों की जीत के लिए रिपब्लिकन पार्टी काफी ज्यादा आश्वस्त नजर आ रही है। इस बीच राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कल डेमोक्रेटिक पार्टी मुख्यालय में एक भाषण में चुनावों को खारिज करते हुए कहा कि एक और बदलाव के लिए अभी समय है और उनकी पार्टी इस चीज को लेकर मदद करेगी। वक्त छोटे से ब्रेक का। मन की बात है जन जन की, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 30 अक्टूबर सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों पर। आप भी माननीय प्रधानमंत्री के मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली पर भेज सकते हैं और नमो ऐप या माईगॉव के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं। तो सुनिए इस महीने 30 अक्टूबर सुबह 11 बजे मन की बात। ब्रेक के बाद सभी का स्वागत। रुक करते हैं अन्य अंतर्राष्ट्रीय खबरों का। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन और प्रथम महिला डॉक्टर जिल बाइडेन ने अपने सरकारी निवास व्हाइट हाउस में भारतीय अमेरिकियों के साथ दिवाली मनाई। व्हाइट हाउस में आयोजित होने वाले इस तरह का ये पहला दिवाली समारोह था। जो बाइडेन ने दिवाली को अमेरिकी संस्कृति का हिस्सा बनाने के लिए भारतीय मूल के लोगों का धन्यवाद दिया और कहा कि हम भारतीय वंशियों के मूल के लोगों की मेज़बानी कर सम्मानित महसूस कर रहे हैं। यह हमें याद दिलाता है कि न्याय शांति के लिए लड़ना चाहिए, चाहे फिर कोई भी ताकत नफरत और विभाजन फैलाती रहे। दिवाली हमें याद दिलाती है कि हम सबके पास दुनिया में रोशनी लाने की शक्ति है। ये विकल्प हम रोज़ चुनते हैं, चाहे हम अमेरिका में रहें या फिर भारत में जो आज़ादी के 75 वर्ष मना रहा है।
अमेरिका के मिसौरी के सेंट लुइस हाई स्कूल में गोलीबारी की एक दिल दहला देने वाली घटना में 3 लोगों की मौत हो गई जबकि 6 अन्य घायल। इस हमले में शामिल संदिग्ध की पुलिस के साथ मुठभेड़ में मौत हुई। संदिग्ध की पहचान अभी तक नहीं हो पाई है। मरने वालों में एक महिला और एक लड़की शामिल है। गोली लगने की वजह से स्कूल में ही दोनों की मौत हो गई। घटना के बाद अधिकारियों ने पीड़ितों के परिवारों को सूचित किया। शूटर के पास एक लंबी बंदूक थी। पुलिस को देखने के बाद शूटर ने घबराकर पुलिस पार्टी पर गोली चलाई। जवाबी हमले में पुलिस शूटर की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। इंडोनेशिया ने 240 यात्रियों को ले जा रही नौका में आग लगने से 14 लोगों की मौत हो गई। केएम एक्सप्रेस कंटिका 77 पूर्वी नूसा तेंगारा प्रांत के कोपांग से कलाबाही की ओर जा रही थी और इसी दौरान इसमें आग लग गई। नौका पर 230 यात्री और चालक दल के 10 सदस्य सवार थे। इंडोनेशिया में नौका दुर्घटना आम है। यहाँ परिवहन के लिए जलमार्ग का उपयोग किया जाता है और सुरक्षा लचर है। ऑस्ट्रेलिया में खेले जा रहे T20 विश्व कप में आज श्रीलंका और मेजबान ऑस्ट्रेलिया टीम आमने सामने। पर्थ में खेले जाने वाले इस मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया टीम पिछली हार को भुलाकर टूर्नामेंट में पहली जीत दर्ज करने की कोशिश करेगी। वहीं एशियाई चैंपियन श्रीलंका लगातार दूसरी जीत दर्ज कर सेमीफाइनल की ओर एक और कदम बढ़ाना चाहेगी। राष्ट्रमंडल खेलों के चैंपियन लक्ष्य सेन का सामना मंगलवार से यहां शुरू हो रहे फ्रेंच ओपन बैडमिंटन के पहले दौर में किदाम्बी श्रीकांत से होगा। लक्ष्य सेन और श्रीकांत विश्व रैंकिंग में 8वें और 11वें स्थान पर है। दोनों करियर में दूसरी बार आमने सामने होंगे। इस मैच के विजेता का सामना अगले दौर के दुनिया के दूसरे नंबर 1 खिलाड़ी डेनमार्क के एंडर्स एटॉनसन से हो सकता है। वहीं भारत के एचएस प्रणॉय को पहले दौर में मलेशिया के डारेन लियू से भिड़ना होगा। ओलंपिक कांस्य पदक विजेता साइना नेहवाल पहले दौर में जर्मनी की वोन्ने ली से खेलेंगी। वहीं मिस्र के काहिरा में चल रहे ISSF जूनियर निशानेबाजी चैंपियनशिप में भारतीय निशानेबाजों का शानदार प्रदर्शन जारी। पुरुषों के 50 मीटर राइफल टीम प्रतिस्पर्धा में भारत ने कांस्य पदक अपने नाम किया। भारत की ओर से स्वप्निल, ऐश्वर्य और नीरज की तिकड़ी ने अमेरिका को 17-15 से मात दी। प्रीमियर लीग में देर रात खेले गए एक मुकाबले में वेस्ट हैम ने बाउंडमाउंट को 2-0 से हरा दिया। मैच का पहला गोल पहले हाफ के अंतिम क्षणों में आया जब वेस्ट हैम ने खिलाड़ी जोमा ने 45वें मिनट में शानदार गोल किया। दूसरे हाफ में इंजरी टाइम में बाल बाउंडमाउंट ने खिलाड़ी के हाथ से कैच लिया और नतीजन वेस्ट हैम से मिली पेनल्टी को गोल में तब्दील कर बढ़त बनाई। पूरे मैच में बाउंडमाउंट की टीम ने एक भी गोल नहीं किया और वेस्ट हैम मुकाबले को जीतने में कामयाब रही। स्टीवन जुरार्ड की हटाने के बाद एस्टन विला ने उनाई एमरी को नया मैनेजर नियुक्त किया है। पूर्व आर्सेनल बॉस एमरी स्पेनिश क्लब विलारियल के साथ भी काम कर चुके हैं। अब वे 1 नवंबर को एस्टन विला में पदभार संभालेंगे। 50 वर्षीय एमरी के लिए विला ने विलारियल को 5 मिलियन पाउंड का भुगतान दिया है। फिलहाल न्यूज़ 10 में इतना ही। दीजिए इजाज़त। नमस्कार।